10वां तर्क मैटर ऑफ सुप्रीमेसी है ऑफ सोसाइटी, जो कि इन्होंने तर्क दिया है रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस ने कि वो सुप्रीम है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सर्विस प्रोवाइडर ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर श्री शैलेश गुप्ता की कोर्ट में ये कोट किया था कि जनरल बॉडी ही सुप्रीम है। ऐसा कथन देकर रिस्पोंडेंट नंबर 1 सैद्धांतिक डेमोक्रेटिक कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी ऑटोक्रेसी बनाए रखना चाहते हैं। रिस्पोंडेंट नंबर 1 अपनी सुप्रीमेसी सिद्ध करने के लिए मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की हरकत को छुपा नहीं सकते। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर ने बिना यह चेक किए कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 की पॉलिसी फेयर है या नहीं है, उन्होंने रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के सर्विस प्रोवाइडर्स की सुप्रीमेसी स्वीकार कर ली और अपने न्याय संबंधित अकाउंट बुक चेक करना इत्यादि महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रियाओं को नहीं किया। सिर्फ कॉपी और पेस्ट करने वाले ऐसे अक्षम लोग जब न्याय के महत्वपूर्ण संवेदनशील पदों पर आसीन होते हैं तो हम जैसे स्वर्गीय अपीलकर्ता के परिवार को अन्याय भोगना पड़ता है। भारत में न्यायिक प्रक्रियाओं का बहुत ही गौरवमय इतिहास रहा है, जहां सबूत और गवाह नहीं होने पर भी किसी विक्टिम के हत्यारे को पकड़ने के लिए खुद न्यायाधीश महोदय मृत व्यक्ति की जगह पर शव को हटाकर खुद लेटकर शव यात्रा में जाते थे और उसी में से शव यात्रा में लोगों के वार्तालाप को सुनकर असली हत्यारे को पकड़कर सजा देते थे। और यही आज की डेट में 2020 के अंदर आज की कॉपी पेस्ट करने वाले अक्षम आर्बिट्रेटर न्यायालयों की गरिमा एवं शोभा को नष्ट करके समाज में एक गलत संदेश दे रहे हैं, जिससे न्यायालयों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर श्री शैलेश गुप्ता ने 2 विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का अवलोकन नहीं किया, जिसमें एक ही प्रकार के पर्टिकुलर क्लेम बिल अमाउंट के लिए बाउचर नंबर, क्लेम, बिल की दिनांक, सीरियल नंबर बिल्कुल भिन्न थे और अनेकों विसंगतियां हैं, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन अपील के पैरा नंबर 13 में किया गया है, जबकि अकाउंटेंसी के सिद्धांत के यह विरुद्ध है। दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर महोदय श्री शैलेश गुप्ता यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि क्लेम फेयर है या अनफेयर है, क्योंकि उन्होंने तो कोई बाउचर बुक, जनरल बुक, कैश बुक, चेक बुक ये सब कुछ चेक ही नहीं करी। इससे सिद्ध होता है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर श्री शैलेश गुप्ता एक इनकॉम्पिटेंट, नेग्लिजेंट आर्बिट्रेटर और एक फेल अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने केवल कॉपी पेस्ट किया हुआ एक न्याय विरुद्ध अवार्ड पास किया है, जिससे स्वर्गीय अपीलकर्ता का दुखद परिवार बुरी तरह से प्रभावित होता है। यह अवार्ड न्याय विरुद्ध है और इसको तत्काल प्रभाव से रद्द करने की कृपा करें। मेरा 11वां तर्क यह है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस ने अपने पत्रों में अपीलकर्ता के फ्लैट D502 की मूलभूत सुविधाएं बंद करने की बात स्वीकार की है और चाणक्य के एक्स प्रेसिडेंट ने अपने पत्र में बाधित इंटरकॉम फैसिलिटी, पानी के कनेक्शन काटे जाने की बात स्वीकार की है। स्वर्गीय अपीलकर्ता ने अनेकों बार फ्लैट D502 की सुविधाओं के बंद किए जाने की शिकायत रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस की सोसाइटी के और आरसीएस ऑफिस में इन शिकायतों का उल्लेख किया है और विभिन्न आर्बिट्रेशन कोर्ट और डीसीटी कोर्ट में भी इनको बताया जा चुका है। इनके लिखित प्रमाण अपील के पेज नंबर 31, 32, 33, 38, 44, 102, 103, 110, 144, 158 पर हैं और इन डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज के वीडियो प्रमाण मैं कोर्ट में इस सीडी में उपलब्ध करा रहा हूं, जिसमें पानी के बिल, पानी को कनेक्शन कटे रहना, जनरेटर कटा रहना और इंटरकॉम कटा रहना और कूड़ा नहीं उठाना, ये सब सम्मिलित हैं। फ्लैट D502 पर कूड़ा नहीं उठाने का वीडियो प्रमाण इसमें इस रिस्पोंडेंट नंबर 1 के ने ऑफिस बियर के स्वीपर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि D502 का कूड़ा नहीं उठाना है। पिछले 2 दशकों से स्वर्गीय अपीलकर्ता को अपने फ्लैट का कूड़ा ले जाते हुए इन बेशरम रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के सर्विस प्रोवाइडरों ने अपनी आंखों से देखा है और यहाँ कोर्ट में झूठ बोलते हैं कि सारी सर्विसेज दे रहे हैं। फिर भी यह रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस कोर्ट में झूठ बोलकर सारी सुविधाएं फ्लैट की चालू हैं और बिल भी ब्याज समेत ले रहे हैं। डीसीटी कोर्ट ने डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज के इश्यूज को समझा था और इससे संबंधित दिशा निर्देश भी दिए थे, जिसका पालन आर्बिट्रेटर ने नहीं किया। जनरेटर कनेक्शन दशकों से रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने काट रखा है, इस पर आर्बिट्रेटर ने कोई एक्शन नहीं लिया। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने जनरेटर के बिल अपीलकर्ता से वसूले। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में जनरेटर के बिलों का वर्णन है। तीक्ष्ण गर्मी की रातों में हृदय रोगी स्वर्गीय अपीलकर्ता
कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के रोगी जिनका केवल इजेक्शन फ्रैक्शन 20% था, जबकि पंपिंग एक्टिविटी के अनुसार नॉर्मल मोर देन 45 होना चाहिए, उनको सांस लेने में कठिनाई होती थी, घबराहट होती थी। और गर्मी की रातों में जब लाइट गई हुई थी और जनरेटर काट रखा था, पूरी 90 की सोसाइटी में हमारा ये एक ऐसा फ्लैट था जो अंधेरे में रहता था, पर इनको कोई शर्म नहीं आई। उन्होंने लाइट कटे रहने दी, चाहे कोई तड़फ रहा हो, कोई हार्ट का पेशेंट हो, पर इनको तो पैसे चाहिए, और वो भी उस सर्विस के पैसे चाहिए जो ये लोग देते नहीं है, और वही ब्याज समेत, ब्याज पे ब्याज चाहिए। इससे बड़ा अधर्म और अन्याय कहीं नहीं हो सकता। और उसमें आर्बिट्रेशन कोर्ट बिल्कुल भी इनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं करती है और इससे संबंधित कोई इनके ऊपर आदेश नहीं देती है। अपीलकर्ता को भरी गर्मी के अंदर इन रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के सर्विस प्रोवाइडर्स ने बिना लाइट के तड़फाया है। इस हैरेसमेंट को आर्बिट्रेटर ने कभी नहीं महसूस किया, और यह संवेदनहीनता की एक चरम सीमा है। जहां के पैर न फटी बेबाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। आजीवन चिकित्सा सेवाएं देने वाले भूतपूर्व जिला चिकित्सा पशु चिकित्सा अधिकारी हृदय रोगी से कूड़ा भी उठवाया, बिना लाइट के तड़फाया भी, पानी भी काटा, सिक्योरिटी एवं संचार के साधन इंटरकॉम भी काटे, अपमानित भी किया, मानसिक प्रताड़ना भी दी। अब मृत्यु के उपरांत भी दुखद परिवार को यातना देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सारी सुविधाओं से वंचित होने के पश्चात भी इनको ब्याज समेत भारी भरकम क्लेम भी चाहिए, और वो भी बिना हिसाब के। और डिप्टी रजिस्ट्रार की कोर्ट भी ये कहती है कि आप मेंबर नहीं हो तो आप पूछ नहीं सकते हो, हिसाब नहीं पूछ सकते हो, मुंह मांगा जो है बस बिल भरते जाओ। अब मैं बात करूंगा सीआरपीसी की 340 के लिए, जिसमें इन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहली बात आती है चेक की। ये लोग कहते हैं कि हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं। इनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो इनकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से पता चलते हैं कि हमने चेक दिया और इन लोगों ने कैश नहीं किया। और मेरे फादर ने बहुत सारे बार इनको कंप्लेन करी कि आप लोग चेक लेते हो और उसको जो है रिसिप्ट नहीं दे रहे हो हम, और इन्होंने ऐसा करा है, और इसके प्रमाण इन्हीं के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में है। अपील 13/19 के पेज नंबर 232 पर स्वर्गीय अपीलकर्ता द्वारा मेंटेनेंस के बिल के भुगतान हेतु 11 नवंबर 2014 को दिया गया चेक राशि 5000 का वर्णन है, जबकि सन 2018 की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो कि इन्हीं की दी हुई है, उसमें साफ स्पष्ट है कि 2015 में जो दिखाया गया था स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जो वर्णित नहीं है, उसको पेज नंबर 197 पर देखा जा सकता है। इस प्रकार से रिस्पोंडेंट नंबर 1 अपीलकर्ता से चेक लेते रहे, परंतु उनको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में दर्शाते नहीं थे। अब यह आईपीसी सेक्शन 415 के अंतर्गत छल पूर्वक संपत्ति अर्जित करने का मामला है, और तथ्यों को छुपाने और अपने पक्ष में भारी भरकम क्लेम अमाउंट का अवार्ड पास करने संबंधित पर्जरी है। चेक छुपाने की और अपीलकर्ता से चेक लेकर सोसाइटी के अकाउंट्स में जमा नहीं करने की अनेकों घटनाएं हुई, जिसके लिए स्वर्गीय अपीलकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने कई बार रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के सर्विस प्रोवाइडर्स को के ऑफिस में और विभिन्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और आरसीएस ऑफिस को भी लेटर्स लिखे, पर उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। यह शिकायत अपीलकर्ता के अपील के साथ लगे हुए पत्रों के साथ वर्णित है, और मैं अभी आपको दिखाता हूं वो चेक कौन कौन से हैं। पेज नंबर 232 पर चेक का वर्णन है। ये 5000 रुपीज लिखा हुआ है, और ये चेक है इंडियन बैंक का 9146711110, और इसकी रिसिप्ट नंबर लिखी है इन लोगों ने 9966। ये पेज नंबर 232 पर है, और इसी को ही इनकी दूसरी स्टेटमेंट में देखा जा सकता है जो पेज नंबर 197 पर है, जहां पर चेक का कहीं कोई वर्णन नहीं है। 232 जो पेज नंबर 232 है वो इनकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जो सन 2018 में श्री शैलेश गुप्ता जी की कोर्ट में इन्होंने जमा करी थी। और जो दूसरी है पेज नंबर 197 वाली और 196 वाली, ये डॉक्टर बीएस बनर्जी की कोर्ट में इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन्होंने लगाई थी। इस प्रकार से इसमें चेक दिखा रखा है। डॉक्टर बीएस बनर्जी की कोर्ट में चेक नहीं दिखाया गया था, और शैलेश गुप्ता जी की कोर्ट में ये चेक दिखा रहे हैं। इस तरह की पता नहीं कितनी अनेकों घटनाएं इन्होंने करी हैं चेक छुपाने की, और जो पकड़ी भी गई हैं इनके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसीलिए तो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स तो छोड़िए, ये इसलिए नहीं दिखाना चाहते हैं अपने बिल बुक, रिसिप्ट बुक, कैश बुक, क्योंकि पता नहीं कितनी सारी तो एरर्स और कितनी सारी इनकी चालाकियां और फ्रॉड्स पकड़े जाएंगे। इसी प्रकार से पानी के बिल के संबंधित है, वाटर बिल से रिलेटेड डिस्क्रिपेंसी है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 द्वारा 2018 में कोर्ट में सबमिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में पानी का बिल 2822 रुपए दिखाया गया है, और यह पेज 232 पर वर्णित है।
जबकि सन 2015 में डिप्टी रजिस्ट्रार और आर्बिट्रेशन कोर्ट में सबमिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने इसका कोई दावा नहीं किया। यह अपील के पेज नंबर 197 पर स्पष्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 232 पे 2822 रुपए क्लेम किए गए हैं। ये श्री शैलेश गुप्ता जी की कोर्ट में इन्होंने क्लेम करा है और यही चीज डिप्टी रजिस्ट्रार श्री जीएस अग्रवाल जी और सन 2015 और डॉक्टर बीएस बनर्जी की कोर्ट में इन्होंने ये क्लेम नहीं किया था। ये बिल कहाँ से आया, कहाँ से निकल के आया, किस तरह की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, किसी में है किसी में नहीं है, क्या चीज है, कहीं पे चेक दिखाया जा रहा है कहीं पे नहीं दिखाया जा रहा, कौन सा ऑथेंटिक है, क्यों माने इनको ऑथेंटिक और इसके बिहाफ पर क्यों अवार्ड पास किया जाए, कारण बताए। तो झूठ बोल रहे हैं सरासर। डिप्टी रजिस्ट्रार की कोर्ट में झूठ बोला, डीसीटी कोर्ट में झूठ बोल के दिखा रहे हैं, आर्बिट्रेशन कोर्ट में, दोनों आर्बिट्रेशन कोर्ट में झूठ बोला है। तो क्यों ऐसे लोगों की याचना को क्यों आप याचिका को क्यों माने, क्यों, ऐसा क्या है इनमें? जब ये झूठ बोल के कोर्ट के अंदर आ रहे हैं तो इनकी याचिका तो रद्द कर देनी चाहिए। झूठ बोलने वाले का क्यों साथ देगी कोर्ट? फॉल्स क्लेम ऑफ मेजर रिपेयर, इन लोगों ने कहा कि हमारे घर का मेजर रिपेयर हुआ है, जबकि सच इनको भी पता है मेजर रिपेयर नहीं करा है, वो हुआ ही नहीं है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने मेजर रिपेयर के नाम पर लाखों रुपए का क्लेम किया है, जिसमें प्रति महीने 15,000 रुपए दिनांक 13 दिसंबर 2014 से 31 जनवरी 2016 तक मांगे गए हैं, जिनका वर्णन पेज नंबर 232, 37 से 37 तक, 254 और 256 पर है। इसी प्रकार 10,000 रुपए का दावा का वर्णन पेज नंबर 241 और 242 पर है, जबकि अपीलकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा के फ्लैट D502 की बाहरी दीवारों को कोई रिपेयर नहीं हुआ है, तब भी इन्होंने क्लेम अमाउंट में लगा रखा है और उसके ऊपर भी फिर ब्याज के ऊपर ब्याज कमाए जा रहे हैं। इस प्रकार से रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने क्लेम पिटीशन में गलत दावे किए हैं। अब आती है बात मैटर ट्वाइस क्लेम ऑफ लेट फीस की। उससे पहले मैं एक पानी के बिल के बारे में बता रहा हूं कि पानी का जो बिल है, ये ले तो रहे हैं पानी का बिल, पर इनका खुद का है। ये लिखा हुआ है वाटर फैसिलिटी हैज बीन डिस्कनेक्टेड सिंस ईयर 2011, 2011 से इन्होंने काट रखा है कनेक्शन। और इंटरकॉम फैसिलिटी हैज बीन डिस्कनेक्टेड सिंस लास्ट 2 डिकेड्स। और प्रेसिडेंट आनंद मक्कड़ इसी सोसाइटी के, चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के, एंड ही एडमिटेड दैट दिस फैक्ट that intercom and water facility of flat D502 is disconnected without passing any resolution and any court order illegally। और ये है अपील के पेज नंबर 144 पर है ये अंकित, जिसमें इन्होंने साफ मेरे पिता, स्वर्गीय पिता डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा को एक लेटर भेजा था, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि पानी का कनेक्शन कटा हुआ है और इंटरकॉम कटा हुआ है, कुछ दिनों बाद जुड़ जाएगा। और हमने कुछ कंप्लेंट करी थी और ये सोसाइटी के अंदर ऑफिस में करी थी, कुछ गार्ड रूम में करी थी, जो पेज नंबर 31 से 33 और पेज नंबर 144 पर है। ये सब है और इनके रिकॉर्ड्स के अंदर है। ये इनके कृष्णा गार्ड ने रिकॉर्ड करी है। ये 1 नवंबर 2011 की है। ये सब डॉक्यूमेंट्स अपील के अंदर लगे हुए हैं, अटैच हैं। इसी प्रकार से ये कुछ एडिशनल डिमांड्स करते हैं जिनका कुछ नहीं पता होता। एडिशनल डिमांड ऑफ अननोन ओरिजिन, वो कहां से आती है, किस सर्विस के लिए होती है, किस प्रोडक्ट के लिए होती है, वो कभी एक्सप्लेन नहीं करते हैं और हम पूछ भी नहीं सकते हैं। ये कहते हैं हम पूछ नहीं सकते हैं। अगर हम आरसीएस ऑफिस में जाते हैं, उनसे पूछते हैं तो कह रहे हैं आप मेंबर नहीं हो, आप पूछ नहीं सकते हो, आप दे सकते हो, वो भी मुंह मांगा दे सकते हो, जितना मांगे उतना दो। हिसाब पूछने की बात आएगी तो कहते हैं नहीं आप पूछ नहीं सकते। ऐसी बात मैंने कई बार सुनी है। डिप्टी रजिस्ट्रार की कोर्ट में भी वहां पर गए थे आरसीएस ऑफिस में, वो कहते हैं कि जी आप पूछ नहीं सकते हो इनसे हिसाब, हाँ आप दे सकते हो। इन्होंने 6,000 रुपए मांगे हैं। ये 31/12/2010 के अंदर एक एग्जाम्पल है, ऐसे पता नहीं कितने मांगते हैं ये लोग। और इसमें लिखा होता है एडिशनल डिमांड। बस क्या है एडिशनल डिमांड, कुछ नहीं पता है। एडिशनल डिमांड ऑफ अननोन ओरिजिन, और ये है पेज नंबर 219 पे अंकित। और इस तरह की पता नहीं कितनी असंख्य डिमांडें आती हैं इनकी। इसी प्रकार से इन्होंने लेट फीस 2-2 बार क्लेम करते हैं। ये मेंटेनेंस के बिलों का पेमेंट सही समय पर होने के पश्चात भी लेट फीस को, एक महीने में आप एक बार लेट फीस लोगे, ये 2-2 3-3 बार ले जाते हैं। और वो आर्बिट्रेटर महोदय को कभी ये दिखाई भी नहीं दिया, क्योंकि देखा ही नहीं उन्होंने, तो दिखाई कहां से देता। पेज नंबर 225 के दिनांक 21 जनवरी 2013 में और 22 जनवरी 2013 को लगातार 2 दिन तक 2 बार लेट फीस वसूली गई। आर्बिट्रेशन महोदय शैलेश गुप्ता को यह दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उनको तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 द्वारा मांगा गया भारी भरकम चक्रवर्ती ब्याज वाला क्लेम अमाउंट ही दिखाई दिया।
रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने विभिन्न कोर्ट में झूठे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सबमिट किए हैं, जो कि आईपीसी की धारा सेक्शन 177, 191, 192, 193 और 199 के अंतर्गत एक अपराध है और रिस्पोंडेंट नंबर 1 अपराधी हैं। ये मेजर रिपेयर से संबंधित था। मेजर रिपेयर का 237 और 236 पे वर्णन है जो क्लेम किए गए हैं। 15-15 हजार रुपए के इन्होंने क्लेम करे हैं यहाँ पर। और 30/11/2014 से 31 जनवरी 2016 तक और 12 नवंबर 2016 से 16 जनवरी 2017 तक इनका पेज नंबर 232, 236, 237 पर वर्णन है। लेट फीस की बात कर रहा था मैं, तो लेट फीस के अंदर ये एक पेज नंबर 192 है 192, जिसमें आप देख सकते हैं कि 14 जनवरी और 22 जनवरी 2013 लगातार 2 बार लेट फीस इन्होंने क्लेम करी है। इसी प्रकार से यहां पर भी आप देख सकते हैं 21 जनवरी 2013 में लेट फीस ली और अगले दिन फिर 22 जनवरी 2013 में इनको लेट फीस चाहिए 200 रुपए। हम पूछ नहीं सकते, हमारा काम केवल देना ही है। अब बात करते हैं डिसऑनेस्टी इन रिफंडिंग ग्राउंड रेंट। जब डॉक्टर बीएस बनर्जी की कोर्ट में ये मुद्दा हो रहा था और मेरे फादर तो कह रहे थे कि हमारा ग्राउंड रेंट नहीं बनता भाई, हमने तो फ्री होल्ड करा रखा, पर ये मान नहीं रहे थे और ग्राउंड रेंट चार्ज करे जा रहे थे। तो डॉक्टर बीएस बनर्जी ने इस बात को समझा। अपीलकर्ता जी की शिकायत पर आर्बिट्रेशन कोर्ट में डॉक्टर बीएस बनर्जी ने ध्यान दिया, चाणक्य सीजीएचएस द्वारा अधिक ग्राउंड रेंट चार्ज की जाने वाली बात को स्वीकारा और डॉक्टर बीएस बनर्जी के आदेश के पश्चात ग्राउंड रेंट 57,850 रुपए स्वर्गीय अपीलकर्ता को वापस किए गए, जिसमें ब्याज 1,855 रुपए था। अपील के पेज नंबर 234 में 3.8% वार्षिक ब्याज की दर से ये पैसे वापस किए गए, जबकि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने पेनल्टी इंटरेस्ट 10% अपीलकर्ता से चार्ज किया। इस प्रकार रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने यहां भी ब्याज वापस करने में भी 6.2% ब्याज अवैध रूप से अर्जित किया, गैर कानूनी तरीके से धोखा देकर लाभ प्राप्त किया, जिसके प्रमाण अपील के पेज नंबर 114, पैरा नंबर 13, पेज नंबर 234, 5, 6, 142 और 147 पर दिए गए हैं। ये पेज नंबर 234 है, जिसमें ये इन्होंने ग्राउंड रेंट रिवर्स करा है 1,855 रुपये और इसमें भी इन्होंने पैसे बना लिए। और ये पूरा 2005 से 2015 तक का 10 साल का है पीरियड का, जिसमें इन्होंने 3.8% लगाया और चार्ज कितनी करी पेनल्टी 10%। ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर को नहीं दिखाई दिया। डीसीटी कोर्ट में भी रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने इन विसंगतियों का कोई रिप्लाई नहीं दिया है और जो मैंने अपील के अंदर फाइल करी थी। और वर्ष अप्रैल 2004 में अकाउंट नंबर 1 ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपीलकर्ता से ग्राउंड रेंट 5,000 रुपए का बिल वसूला था, जबकि एक्चुअल जो ग्राउंड रेंट होता है वो 2,979 रुपए 2979 रुपीज प्रति फ्लैट था। रिस्पोंडेंट नंबर 1 प्रति फ्लैट ग्राउंड रेंट 5,000 रुपए चार्ज करते हैं, जबकि डीडीए में 20 रुपए के हिसाब से 90 फ्लैटों का 1,780 रुपए जमा करते हैं और इसके एविडेंस है और वो भी ऑनलाइन है डीडीए की साइट्स पर। ये जितनी भी डिस्क्रिपेंसी है ग्राउंड रेंट से संबंधित, ये पेज नंबर 141 पर अंकित है अपील के। इसमें एक चीज और भी है, 2003 के अंदर रिस्पोंडेंट नंबर 1 के चाणक्य सीजीएचएस के एक सचिव हुआ करते थे मिस्टर TR चंद्रशेखर। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा से 10,000 रुपए लिए थे, जबकि एक्चुअल प्रॉपर्टी टैक्स 2004 और 5 और 6 में केवल 2,200 रुपए था। और अपीलकर्ता लगातार प्रॉपर्टी टैक्स स्वयं से जमा करते आ रहे थे, लगभग 2,000 रुपए के आसपास का होता था ये। इस प्रकार से रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के भूतपूर्व सचिव मिस्टर TR चंद्रशेखर ने अपीलकर्ता से 10,000 रुपए 2003 में अवैध रूप से वसूले,
और पेज नंबर 142 पर यह अंकित है। वर्ष 2008 में भी इसी प्रकार से रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपीलकर्ता को एक नोटिस दिया था, जिसमें 31,945 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया जमा करने का आदेश दिया था, जबकि अपीलकर्ता वर्ष 2002 में फ्लैट डी 502 को खरीदने के पश्चात प्रॉपर्टी टैक्स स्वयं से लगातार जमा करते आए हैं, और जिनकी सारी रसीदें इस अपील में भी संलग्न है और पहले भी इन लोगों को संलग्न करी गई हैं। अपीलकर्ता ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 से इस 31,945 के प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में पूछा, तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस ने उत्तर दिया कि आप मेंबर नहीं हैं, आप कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, आप सिर्फ बिलों का भुगतान करें। अपीलकर्ता को रिस्पोंडेंट नंबर 1 पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया है। वह सोसाइटी के निवासियों से प्रॉपर्टी टैक्स, ग्राउंड रेंट, बिजली और पानी के बिल इत्यादि मनमाने ढंग से लेते हैं, वसूलते हैं, और डीडीए, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि विभागों में सही समय पर पूरे बिलों का भुगतान नहीं करते हैं, और यही बिल ब्याज समेत बार बार सोसाइटी के निवासियों को देने पड़ते हैं। अतः इस बार अपीलकर्ता ने 31,945 का जो प्रॉपर्टी टैक्स था, जिसकी देनदारी उनकी नहीं थी, उसको रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के सेवा प्रदाताओं को नहीं देकर एमसीडी में डायरेक्ट जमा किया। यह प्रॉपर्टी टैक्स अपीलकर्ता के फ्लैट खरीदने के 15 वर्ष पूर्व तक का ब्याज समेत बिल का वह भार था, जो चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के भ्रष्ट सेवा प्रदाताओं द्वारा आर्थिक घपलेबाजी का परिणाम था। अवैध तरीके से ग्राउंड रेंट की वसूली का वर्णन पेज नंबर 142, 143, 146, 147, 155 से 57 और 173 पर है। ये देख सकते हैं, ये डीडीए की साइट से लिया गया है, और इसको मैं संलग्न भी कर रहा हूं, और ये अपील में भी संलग्न है पेज नंबर 143 पर, और इसमें साफ स्पष्ट है कि 1780 रुपए जमा कराए जाते हैं। ये सन 2014 का है। 2013 में 7,000 रुपए जमा कर दिए, कभी 2012 में 4,400 रुपए जमा कर दिए। पर फ्लैट कितने लेते हैं? 5,000 रुपीज। 90 लोगों से 4.5 लाख रुपए लिए जाते हैं, और जमा कितने किए जाते हैं? 2,000 रुपए। और ये तब भी पाक साफ हैं, और आर्बिट्रेटर महोदय को इन पर कोई शक नहीं होता। इनकी पॉलिसी फेयर लगती है, इनका क्लेम फेयर लगता है। ये टी.आर. चंद्रशेखर, इन्होंने रसीद दी थी मेरे पिता को, ये 10,000 रुपए की है। 10,000 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज किए, 5,000 रुपीज इन्होंने ग्राउंड रेंट चार्ज किए, जबकि एक्चुअल ग्राउंड रेंट कितना है? 2,900, मतलब 3,000 ही मान लें, और प्रॉपर्टी टैक्स कितना था? 2,000 रुपए, और चार्ज कितना करा? 10,000 रुपीज। पर इनकी बेईमानी के लिए हम सवाल नहीं पूछ सकते ना, जो हम मेंबर नहीं है। ये 31,945 रुपए का इन्होंने पेज नंबर 146 पर इन्होंने हमें आदेश दिया था, एक सर्कुलर दिया था कि आप पैसे जमा कराओ, जबकि इन्होंने खुद कोर्ट में बोला कि हर्षण सिंह सारे ड्यूज पे करके गए एक्स मेंबर। जब हर्षण सिंह सारे ड्यूज पे करके चला गया, तो ये कहां से आया 31,945 का? ये क्यों दिया फिर हम लोगों को? कारण बताएं कोर्ट के अंदर। न तो आर्बिट्रेटर महोदय सुनने को तैयार थे, कहां जाएं, किससे पूछें? बस वो कहते हैं आप पूछिए मत, आप पूछ नहीं सकते हैं,